हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कंपनी लॉ, चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट चल रहा है और कंपनी लॉ का आज का लेक्चर नंबर 3 है। आज के लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं और इस टॉपिक से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी केस स्टडी और केस लॉज हैं। तो देखिए, करते हैं स्टार्ट आज के टॉपिक को। आज का जो टॉपिक है वो है लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। अब ये कॉर्पोरेट वेल्थ होता क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं, फिर इसको पियर्सिंग या लिफ्टिंग करना सीखेंगे। तो पियर्सिंग और लिफ्टिंग को भी भूल जाइए, पहले ये समझिए कि कॉर्पोरेट वेल्थ क्या होता है। कॉर्पोरेट वेल्थ को एक और नाम से जाना जाता है कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। तो ये क्या है देखिए, हमने अभी तक वैसे समझा भी है और कंपनी लॉ में कहीं ना कहीं आपने सुना भी होगा कि जो कंपनी है और जो उसके शेयर होल्डर है और मेंबर है वो दोनों अलग है, दोनों डिफरेंट है। ये हमें कौन बताता है? यही बताता है कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। इसके पीछे रीजन ये दिया जाता है कि कंपनी खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे ही कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनी खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में काम करती है, एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है और जहां पर उसको साइन करते हैं वहां सील लगती है। अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कंपनी के ऊपर कोई बंदा केस कर सकता है, कंपनी किसी और के ऊपर भी केस कर सकती है। तो कंपनी एक पर्सन है। तो इस वजह से जो कंपनी के ओनर है, मेंबर है, शेयर होल्डर है, वो कंपनी से अलग है। तो कंपनी की प्रॉपर्टीज, कंपनी की लायबिलिटीज, कंपनी के राइट्स, कंपनी की ड्यूटीज, पावर और फंक्शन ये अलग होगी और शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी, लायबिलिटी, राइट्स, ड्यूटीज, पावर और फंक्शन अलग होगी। तो बोथ आर डिफरेंट। तो इसी वजह से जो है कंपनी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट करती है वो अपने नाम से करती है, चाहे किसी एसेट्स को परचेज करना हो, चाहे कोई किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना हो, अपने नाम से करती है। अब ये जो रूल है, ये जो एक कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है, ये अच्छा है क्योंकि कंपनी अपने नाम से सब कुछ कर सकती है। बट बहुत सारे मेंबर्स, बहुत सारे शेयर होल्डर्स जो होते हैं, ओनर होते हैं, वो इसी आड़ में बहुत सारी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज कर लेते हैं। जैसे टैक्स चोरी करना हो, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज मतलब अपने हित में, पर्सनली अपने भले के लिए कुछ ऐसा कर देना और ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर देना, एग्रीमेंट कर देना, किसी के साथ फ्रॉड कर देना, टैक्स चोरी कर देना, ना जानी कितनी सारी चीजें वो अपने लिए कर लेते हैं। और जब रेस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी की बारी आती है तब बोलते हैं भैया ये तो कंपनी ने किया है, हमने किया ही नहीं है। तो इस केस में जो ये कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी वाला, कॉर्पोरेट वेल वाला कॉन्सेप्ट है कि कंपनी और उसके मेंबर दोनों अलग है, इस को लिफ्ट कर दिया जाता है। इस कर्टेन को, इस पर्दे को, है ना, वेल का मतलब हो गया पर्दा, इस कर्टेन को, इस पर्दे को हटा दिया जाता है और बोला जाता है नहीं भैया तुम दोनों अलग नहीं हो, तुम दोनों एक ही हो। ये तुमने कंपनी की आड़ में अपने लिए किया है, तो इसके लिए कंपनी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तू रेस्पॉन्सिबल है। तो इसी को बोला जाता है लिफ्टिंग और पियर्सिंग और कॉर्पोरेट वेल, यानी कि कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को हटा दिया जाता है और सीधा उस पर्दे को हटा के कंपनी नाम के और पीछे देखा जाता है भैया इसके लिए किसको बेनिफिट मिल रहा है और कौन लायबल है, ना कि कंपनी के ऊपर लायबिलिटी ठहराई जाती है। आइए हम इसके केसेस देखते हैं और उसको थोड़ा डॉक्ट्राइन की वजह से समझते हैं। देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। लिफ्टिंग का मतलब, पियर्सिंग का मतलब उस आवरण को, उस पर्दे को हटा देना और जो रियल में रेस्पॉन्सिबल है उसे रेस्पॉन्सिबल ठहराना, न कि कंपनी को, क्योंकि कंपनी की आड़ में वो लोग गलत काम कर रहे हैं। ओके, तो ठीक है, इसको लिफ्टिंग करेंगे ना तो इसके डॉक्ट्राइन है दो तरह के। एक है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का मतलब हो गया बहुत सारे कोर्ट में केसेस जो हुए और उनके जो डिसीजंस आए वो पढ़ेंगे हम यहां पर। और सेकंड नंबर होगा स्टैच्यूटरी प्रोविजंस। यहां हम पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो प्रोविजंस दे रखे हैं, जहां जहां हम कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर सकते हैं, उस पर्दे को हटा सकते हैं। पहले आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको यह पढ़ाने वाला हूं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको यह पढ़ाऊंगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ते हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो कोर्ट के अंदर केसेस हुए उनको। तो इसमें जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कोर्ट केसेस के अंदर सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ अ कंपनी। अब ये केस लो है। अब ये केस लो क्या है, देखो, एक कंपनी है डालमियर लिमिटेड। ये डालमियर लिमिटेड जो है ना, ये इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है। ठीक है, इसका इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन कहां हुआ था? इंग्लैंड के अंदर। और ये कंपनी क्या करती थी, जो जर्मन कंपनी थी, एक जर्मन कंपनीज है ना, जर्मन एक नहीं, जर्मन कंपनीज जो है बहुत सारी, उनसे क्या करती थी, ये टायर परचेज करती थी।
ठीक है, टायर परचेज किए, टायर रबर वगैरह परचेज किया, यानी गुड्स परचेज किया और इंग्लैंड के अंदर अपने पास ले आती थी और उसके बाद उसको सेल कर देती थी। किसको? इंग्लैंड की दूसरी कंपनीज को। जैसे कि एक इसने सेल किया था कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनीज, क्यों? इन दोनों के बीच में केस हुआ था। तो यहां पर ये क्या करती थी? सेल, गुड सेल कर दिया। अब यहां से जो पेमेंट आता था वो किसके पास आता था? इंग्लैंड की दूसरी जितनी भी कंपनीज है उनको गुड्स बेचा, वहां से जो पेमेंट आया वो डालमियर के पास में आ गया और डालमियर क्या करती थी? उस पेमेंट को भेज देती थी जर्मन कंपनी को। तो यहां से जर्मन कंपनी से गुड्स आया डालमियर के पास इंग्लैंड में, डालमियर उसको अदर इंग्लैंड की कंपनीज को भेज देती थी, वहां से पेमेंट लेकर के वापस जर्मनी में भेज देती थी जर्मन कंपनीज को। अब ये बढ़िया चल रहा था, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 आया, वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ? ये जर्मनी और इंग्लैंड ये दोनों बन गई एनिमी कंट्रीज। तो अब ये बिजनेस चल रहा था, तो यहां पर डालमियर ने उसी 1914 के अंदर, 1914 के अंदर जो है ये केस हुआ और वर्ल्ड वॉर स्टार्ट था और डालमियर लिमिटेड ने बहुत सारा गुड्स इसको सेल कर दिया। लेकिन कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी जो थी उसने इसको पेमेंट करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? कि भैया मैं तुमको पेमेंट करूंगी, तुम जाके आगे जर्मनी को पेमेंट करोगे और जर्मनी उससे हथियार खरीद के हम पे हमला करेगी। तो ये एनिमी कंट्रीज हो गई। तो जब वर्ल्ड वॉर या कोई भी वॉर स्टार्ट हो जाता है तो दो एनिमी कंट्रीज आपस में ट्रांजैक्शंस बंद कर देती है। ओके, तो इस केस में कोर्ट के अंदर केस गया, तो कोर्ट में इस कॉन्टिनेंटल टायर रबर कंपनी ने बोला कि भैया देखो ये डालमियर लिमिटेड है ना, ये इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेटेड जरूर है, बट हम जो पेमेंट इसको करेंगे ना वो इंग्लैंड में नहीं रहेगा, वो आगे चला जाएगा। उसका रीजन दिया गया कि डालमियर लिमिटेड में केवल एक ही शेयर होल्डर और मेंबर ऐसा है जो इंग्लैंड का है, बाकी सब शेयर होल्डर जर्मन है। तो ऑटोमेटिकली ये पेमेंट जर्मनी को जाना है, एनिमी कंट्री को जाना है। तो कोर्ट ने डिसीजन दिया कि वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है ये कंपनी इसको पेमेंट नहीं करेगी। तो ये केस हुआ था आपका डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ अ कंपनी इन केस ऑफ एनिमी कंट्रीज। ओके, इन केस ऑफ वॉर। ओके, सेकेंड केस हम देखते हैं, वो है प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू के अंदर मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, इसमें क्या होता है, जैसे ये मिस्टर है एक ए, ये बहुत ही धनी आदमी है, वेल्दी पर्सन, बहुत पैसा कमाता है, बहुत सारा इसको इन्वेस्टमेंट किए, वहां से बहुत सारा इसके पास इनकम के सोर्सेज ज्यादा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर टैक्स भी हैवी लगने वाला है। लेकिन ये बंदा क्या करता है, टैक्स बचाने के लिए बहुत सारी कंपनीज खोल देता है ना, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज खोल दी, बहुत सारी कंपनीज प्राइवेट कंपनी खोल दी और खुद एजेंट के रूप में काम करने लगे। भाई मैं तो इन कंपनी का एजेंट हूं, तो अब फॉर एग्जांपल के लिए इसकी इनकम अगर 20 करोड़ रुपए है तो 4 कंपनी खोल के उनमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिससे क्या हो गया, इसका टैक्स बचने लग गया, तो ये टैक्स इवेजन हो गया। तो इस केस के अंदर जो ये कंपनीज है ना, ये तो केवल एक दिखावा है। तो भैया तुम कंपनीज ये नहीं कर रही है, उसके पीछे बैठा हुआ बंदा कर रहा है, तो कॉर्पोरेट विल को हटा दो, यानी कि उस कर्टेन को, उस पर्दे को लिफ्ट कर दो, ताकि पता चल जाए इनके पीछे रियल में ये बंदा अपना टैक्स बचा रहा है, और ऐसा किया भी जाता है। तो ये हो गया आपका प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। नेक्स्ट थर्ड नंबर पॉइंट आता है आपका इवेजन ऑफ पर्सनल एंड स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशंस। अब ये क्या है इवेजन ऑफ पर्सनल एंड टैक्स स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन? देखो, एक कंपनी है गिलफोर्ड मोटर्स, और गिलफोर्ड मोटर्स क्या करती है, हॉर्ने नाम के व्यक्ति को 1933 के अंदर एक केस हुआ था, एज अ मैनेजर अपॉइंट करती है, इसको एज अ मैनेजर अपॉइंट करती है, भाई तुम हमारी कंपनी के मैनेजर हो। और इन दोनों कंपनी किसके, इस मैनेजर के बीच में, हॉर्ने के बीच में और गिलफोर्ड मोटर कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया। उस एग्रीमेंट में ये लिखा गया कि तुम हॉर्ने भैया, तुम हमारी कंपनी में एज अ मैनेजर काम कर रहे हो, लेकिन जब तक तुम हमारी कंपनी में एज अ मैनेजर काम करोगे ना, तुम कोई भी हमारी जैसी किसी दूसरी कंपनी को ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारे सारे के सारे कस्टमर तो तुम ले जाओगे, तो इससे हमारी कंपनी को लॉस होगा। तो जब तक तुम हमारी कंपनी के एम्प्लॉय रहोगे, कोई दूसरी कंपनी नहीं खोल सकते। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे बहुत सारी कंपनीज करती भी है कि हमारी कंपनी में जब तक एम्प्लॉय हो कहीं और काम नहीं कर सकते या कोई ऐसा बिजनेस नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एग्रीमेंट के अंदर ऐसा लिखा गया। अब इस हॉर्ने ने क्या किया, खुद के नाम से तो कोई कंपनी नहीं खोली, लेकिन इसने एक कंपनी खोल दी और उसके डायरेक्टर वगैरह बना दिया, मेंबर, शेयर होल्डर, वाइफ को और अपने रिलेटिव्स को। और अपने नाम से तो खोली नहीं, लेकिन अपने परिवार के नाम से खोल दी।
और अब इस कंपनी के जितने भी मेंबर्स वगैरह है, इस कंपनी के जितने भी कस्टमर्स वगैरह है, वो इस कंपनी को भेजने लग गया। जो कस्टमर यहाँ आते थे वो यहाँ जाने लग गए, और थोड़े टाइम में जब बिजनेस अच्छा जम गया तो इस मैनेजर ने क्या कर दिया, होर्ने ने यहाँ से इस गिलफर्ड मोटर कंपनी से रिजाइन मार दिया और यहाँ पर जाके काम करने लग गया। तो उस केस के अंदर भी ये कॉन्ट्रैक्ट जो इन दोनों के बीच में हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट का जो है इन्होंने पालन नहीं किया। तो इस केस के अंदर भी जो ये कंपनी है, इसके पीछे रियल बंदा तो ये है, होर्ने है। तो कॉर्पोरेट विल यानी कि उस कर्टेन को उसको लिफ्ट कर दिया गया, उस पर्दे को हटा दिया गया और इसे जिम्मेदार ठहराया गया कि नहीं, तुमने एग्रीमेंट तोड़ा है, और इसे रेस्पॉन्सिबल ठहराया गया। समझ में आया? ओके जी। नेक्स्ट, इसके बाद में फोर्थ नंबर आता है हमारा अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। इसमें क्या हुआ था, एक केस आया था। इसमें क्या था कि बहुत सारी कंपनीज क्या करती है कि जब ज़्यादा पैसा कमाती है, ज़्यादा प्रॉफिट करती है, ज़्यादा सेल्स करती है, तो उनको अपने एम्प्लॉयज को बहुत सारा बोनस देना पड़ता है ना। तो एक केस आया जिसमें एक कंपनी ने क्या किया कि उस बोनस ना देना पड़े इसके लिए दूसरी कंपनीज फॉर्म कर दी, सब्सिडरी कंपनीज बना दी, और अपना प्रॉफिट जो है वो सब्सिडरी कंपनी में बांट दिया। भाई ये हमारा प्रॉफिट है, इसमें इतना इस कंपनी ने कमाया, इतना इस कंपनी ने कमाया। वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन वही बोनस ज़्यादा नहीं देना पड़े एम्प्लॉय को, वर्कर्स को, उसके लिए वो कंपनी फॉर्म कर दी गई। तो इस केस में भी जो दूसरी कंपनी फॉर्म की गई है, सब्सिडरीज बनाई गई है, उनका वास्तव में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो तो केवल इस बोनस को बचाने के उद्देश्य के लिए। तो फिर इस केस के अंदर भी उन कंपनीज से और जो मेन कंपनी इनके बीच में जो वो कॉर्पोरेट विल नाम का पर्दा है उसको लिफ्ट कर दिया जाएगा और इस कंपनी को रेस्पॉन्सिबल ठहराया दिया जाएगा कि भैया ये तुम्हारा जो मकसद है ये बोनस ना देने का है। ओके जी। नेक्स्ट है डाइवर्जन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये भी एक अच्छा केस है। इसमें क्या था, एक जेंसोर एसीपी लिमिटेड एक कंपनी थी, ठीक है, ये है आपकी कंपनी एसीपी लिमिटेड कंपनी, ठीक है। इस कंपनी का जो डायरेक्टर था उसका नाम था डालवाई, ये रहा इसका डायरेक्टर। अब इस कंपनी ने क्या कर दिया, ये एक लिमिटेड कंपनी थी यानी पब्लिक कंपनी थी, ठीक है, ये पब्लिक कंपनी थी, और इसके डायरेक्टर ने क्या किया, एक प्राइवेट कंपनी खोल दी, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड कंपनी। ये कंपनी इसने प्राइवेट खोल दी और क्या कर दिया, इस पब्लिक कंपनी की बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, है ना, उनको यहां ट्रांसफर करने लग गया। कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो गई या कोई रिसोर्सेज हो गए, उसको यहां ट्रांसफर करने लग गया इस प्राइवेट कंपनी ने। एक्चुअल में देखा जाए तो ये प्राइवेट कंपनी को ट्रांसफर नहीं कर रहा है, ये पब्लिक कंपनी का सारा अपॉर्चुनिटी खुद को ट्रांसफर कर रहा है। तो इस केस में भी कोर्ट ने इस दोनों के बीच में, इस प्राइवेट कंपनी और इस डायरेक्टर के बीच में जो पर्दा है उसको हटा दिया गया और इस कंपनी को नहीं, इस डायरेक्टर को रेस्पॉन्सिबल ठहराया गया। ओके जी, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा डिटरमाइनिंग एक्सपर्टीज ऑफ अ कंपनी। ये इसका मतलब ये है कि देखो, जो कंपनी अलग है और उसके मेंबर दोनों अलग है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग, दोनों की लायबिलिटी अलग, दोनों के राइट्स, ड्यूटीज, फंक्शंस अलग होते हैं, हमने समझा। ओके, दोनों के बीच में पर्दा होता है। बट जो वहां पर मेंबर काम कर रहे हैं, शेयर होल्डर काम कर रहे हैं, डायरेक्टर काम कर रहे हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है, जो उनकी एक्सपर्टीज है, वो तो कंपनी की है, वो अलग थोड़ी है। क्योंकि कंपनी अपने आप में काम थोड़ी करते, कंपनी को ऑपरेट चलाते कौन है, वही डायरेक्टर्स, मेंबर्स, शेयर होल्डर्स। अगर वो एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज उनके पास अच्छी है तो कंपनी अच्छा करेगी। तो इस केस में दोनों अलग नहीं है, वो हमें ये बताता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7 और लास्ट है हमारा, वो है व्हेन कंपनी इज साम एंड फासेड। फासेड मतलब मुखौटा पहना हुआ है किसी कंपनी ने। इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है केस है, एक है एफजी फिल्म्स लिमिटेड। एफजी फिल्म्स लिमिटेड कंपनी जो है वो इंडिया के अंदर थी, ठीक है। इस कंपनी ने एक फिल्म बनाई मानसून, एक मूवी बनाई, कौन सी बनाई, मानसून। लेकिन रियल में देखा जाए तो एफजी फिल्म्स लिमिटेड का ना तो कोई ऑफिस है और ना ही इस कंपनी में एक भी एम्प्लॉय कोई काम करता है। तो ये मूवी बनी कैसे? तो इस मूवी को बनाने में जितने भी रिसोर्सेज थे वो अमेरिका से आए, वो अमेरिकन कंपनी से आए। तो इस केस का मतलब ये है कि ये तो कोई है नहीं, ये तो मुखौटा है, फासेड कंपनी। इस कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस इसलिए बनाया गया है ताकि कोई टैक्स इवेजन वगैरह किया जा सके। तो इस केस में इस कंपनी को हटा दिया गया और इसके पीछे छुपी हुई अमेरिकन कंपनी को लायबल ठहराया गया कि सारे के सारे रिसोर्सेज वगैरह इसने बनाए हैं, तो इसके ऊपर जो भी लॉ है वो एप्लीकेबल होगा। ओके, तो ये हो गए हमारे 7 पॉइंट्स ऑफ कौन से, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के, यानी कि जो कोर्ट केसेस आए थे उनमें, और कुछ के कोर्ट केसेस एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने बता दिया।
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टैच्यूटरी प्रोविजन जो कंपनीज एक्ट 2013 के दे रखे हैं कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट करने के, वो पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, आप सपोर्ट करते रहे ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके के कंटिन्यू लेक्चर लाता रहूँ। जो भी मैंने बोर्ड में पढ़ाया है, अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो फिर आप हमारा पेड कोर्स भी ले सकते हैं। पेड कोर्स जो है हमारा, वो हमारी ऐप पे अवेलेबल है। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।